रिसेंटली अर्नब गोस्वामी ने नारायण मूर्ति को इंटरव्यू किया एंड नारायण मूर्ति वही अंकल हैं जो देश के युवा को 70 घंटे काम करने के लिए कहते हैं एक हफ्ते में। लेकिन दूसरी तरफ यही चाचा जो है ये अर्नब गोस्वामी के साथ बैठकर के झक मराने का काम कर रहे हैं। जब अर्नब गोस्वामी को जर्नलिज्म आता ही नहीं तो उसको इंटरव्यू देखकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो सर? 70 घंटे का टाइम पूरा नहीं करना क्या आपको? अब नारायण मूर्ति ने तो जो बोला सो बोला, लेकिन अर्नब गोस्वामी ये कुछ ज्यादा ही हाइपर यहाँ पर हो गया एंड काफी एंटी नेशनलिस्ट ने बातें यहां पर बोली है। सबसे पहली बात अर्नब गोस्वामी ने यहां पर ये बोली कि हमारे को चाइना को बीट करना है सर, हमारे को 72 घंटे काम करना है, हमारे को चाइना को बीट करना है। चाइना के लोग जब इंडिया आए तो इमिग्रेशन पे उनको पता चलना चाहिए कि इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है चाइना से। यही बात अगर देश में कोई और बंदा कह देता है, विपक्ष के लोगों को तो छोड़ दो, अगर ट्विटर पे कोई आम आदमी भी इस बात को लिख देता है तो उसको ये लोग एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं एंड चाइना का एजेंट बता दिया जाता है। एंड कभी कभी तो ऐसे लोगों के ऊपर कुछ रेड भी यहाँ पर पड़ जाती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी अपने इस इंटरव्यू में लाइव इस बात को बोल रहा है कि हमारे को चाइना को बीट करना है। क्यों? क्या इस टाइम पर हम चाइना से आगे ऑलरेडी नहीं है? दिखाया तो कुछ ऐसा ही जाता है। अगर हम चाइना से पीछे हैं और लोग इस बात को जब बोलते हैं तो उनको एंटी नेशनल क्यों बोला जाता है? भाई ये बात तो जवाब दे दो। Now we need to beat China, sir. We need a bigger dream. Don't we need a bigger dream? अब चाइना को बीट करने की बात तक तो सही है, लेकिन उसके आगे अर्नब गोस्वामी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसको लगता है कि मैं बहुत कूल बन के दिखाता हूँ आज। एंड अर्नब गोस्वामी कहता है कि मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी है, मैंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी है। पहले मैं जब जाता था लंदन तो मुझे बहुत फैंसी लगता था 90s के दौर में लंदन, लेकिन अब जब मैं लंदन के एयरपोर्ट से इंडिया बेंगलुरु पे लैंड करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेवलपिंग कंट्री से एंड डेवलप्ड कंट्री में आ चुका हूं। तालियां हो जाए भाई साहब इनके लिए। लंदन इनको डेवलपिंग कंट्री लग रहा है और इंडिया इनको डेवलप्ड कंट्री लग रही है यहां पर। Today, sir, when I land from Heathrow and I land in Bengaluru or I land in Mumbai, I feel I've come from a developing to a developed world today. अब सबसे पहले सिंपल सा गूगल सर्च करके देखते हैं। यहां पर सबसे बिजी स्ट्रीट लंदन की ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। एंड सबसे बिजीएस्ट स्ट्रीट है ये दिल्ली की, जो कि ये चांदनी चौक। कोई 2 साल का बच्चा भी यहाँ पर बता देगा। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के नेता तक यहाँ पर बता देंगे कि कौन सी वाली डेवलपिंग है और कौन सी वाली डेवलप्ड है। भाई साहब को ये चांदनी चौक की गलियां डेवलप्ड कंट्री लग रही है यहाँ पर, इनको इसी के बीच में छोड़ दो। अब इंडिया में डेफिनेटली पोटेंशियल है और मैं इस बात को डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं करता। इंडिया के अंदर बहुत तगड़ी पोटेंशियल है, लेकिन अगर ये लोग अपने काम को इसी तरीके से करते रहेंगे तो हम कभी भी डेवलप नहीं होने वाले। अपने काम को सच्चाई से करो अर्नब दादा। एंड कुछ फैक्ट्स अर्नब के मुंह पे यहाँ पर मारना चाहता हूँ। इसको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए कि इसने जो बोला है वो कितनी बड़ी चमचागिरी है सरकार की। भाई साहब को ये लग रहा है कि डेवलप्ड कंट्री बन चुकी है इंडिया, तो फिर टेंशन ही क्या है? मोदी जी को लेकर ही क्यों आ रहे हो? डेवलप तो बन चुकी है इंडिया, आप किसी और को लेकर आओ तुम लोग। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ फैक्ट्स के तौर पे आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड के टॉप 100 एयरपोर्ट्स की लिस्ट है 2025 की। एंड इसमें दिल्ली का जो एयरपोर्ट है जो कि इंडिया की कैपिटल है वो 32nd नंबर पर है। इसमें लंदन के एयरपोर्ट की रैंकिंग 22 है और बैंगलोर, जिसको भाई साहब कह रहे हैं कि उनको लगता है कि डेवलप्ड कंट्री पहुंच गए एकदम से, बैंगलोर 48 नंबर पे आता है और मुंबई 73rd रैंक पे यहां पर आता है। अब 73rd और 48 जो है वो 22 से ऊपर कब से हो गया अर्नब दादा? ये तो बता दो। कोई मतलब नहीं है इनको सच्चाइयां दिखाने से, कोई मतलब नहीं है रियल इश्यूज के ऊपर डिबेट करने से। रियल इश्यूज पे डिबेट करने से हम इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करते, इंडिया को टारगेट नहीं करते, हम इंडिया को आगे बढ़ाने का काम करते हैं इनडायरेक्टली उस क्रिटिसिज्म को लेकर के। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? सब कुछ चंगा सी दिखाते हैं जिससे कि अल्टीमेटली कोई नेता यहाँ पर काम ही करके नहीं देता। किसी भी तरीके से ये दिखा दो कि मोदी जी जब से आए हैं तब से सारा कायाकल्प यहाँ पर बदल चुका है। एयरपोर्ट्स को देखकर ही ऐसा लगता है कि लंदन से ज्यादा डेवलप्ड हो गया है यहाँ पर बेंगलुरु। अब बेंगलुरु का एयरपोर्ट और इंडिया के बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये भाई साहब का जो दिमाग है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, ये बालक बुद्धि रह गया यहाँ पे। अब वर्ल्ड के टॉप 100 एयरपोर्ट्स की लिस्ट तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी 2025 की। अब ये कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इसको ये लोग ये बोल देंगे, लेकिन ये सच्चाइयां होती हैं। एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप 10 कनेक्टेड एयरपोर्ट जो है पूरे वर्ल्ड में, उसमें दिल्ली का स्थान पहले थोड़ा सा ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब इसकी रैंकिंग काफी ज्यादा फिसल गई है यहाँ पर। एंड इसी रैंकिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 2025 की इस रैंकिंग के हिसाब से लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो नंबर 1 स्पॉट पर है। साथ में इंडिया की जो कैपिटल का एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी रैंकिंग 15 प्लेसेस यहां पर ड्रॉप हो चुकी है लास्ट ईयर से। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है या फिर ये कोई गोदी मीडिया का सर्वे नहीं है, ये रियल वर्ल्ड के आंकड़े हैं जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड चलता है। वही वर्ल्ड जिसके मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसी रिपोर्ट्स तो छोड़ दो, हमारे यहाँ तो एक्चुअल आंकड़े जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जैसे कि बेरोजगारी का आंकड़ा या फिर कितनी जॉब्स मिल रही है इसके आंकड़े,
ये सब कई सालों से आने इस टाइम पर बंद हो चुके हैं। बाहर के देशों में इन रैंकिंग्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और हर साल इन रैंकिंग्स को निकाला भी जाता है। वहां पर इससे मतलब नहीं होता कि अभी मोदी जी की सरकार है, अभी कांग्रेस की सरकार है, अभी निकालेंगे अभी नहीं निकालेंगे। क्लियरली अर्नब दादा को दो इंडिकेटर्स मैंने दिखा दिए। पहला, टॉप 100 जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें दिल्ली का एयरपोर्ट काफी नीचे आता है लंदन के एयरपोर्ट से, एंड बेंगलुरु एंड मुंबई तो काफी ज्यादा नीचे है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो टॉप 10 कनेक्टेड एयरपोर्ट्स हैं उसमें भी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट नंबर 1 पे आता है। लेकिन इन सब के बारे में कभी सच्चाइयां दिखाएं तब बात है ना। इसके अलावा इंडियन एयरपोर्ट्स की हालत कितनी ज्यादा बुरी है इसके बारे में भी जरा बात करना चाहता हूं। एंड टाइम टू टाइम हमने ये देखा है। कुछ समय पहले सूरत के एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पे पानी भर गया था, बारिश हुई 1-2 दिन एंड यहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया। क्या कभी आपने लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में ऐसी चीज सुनी है? हाँ, डेफिनेटली कभी ना कभी वहां पर भी ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ पर हर सीजन में ही ये चीज होती है। एंड सिर्फ एक नहीं, सारे एयरपोर्ट्स में हो रही है। आपको दिखाना चाहता हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 इस बार भयंकर लेवल की यहाँ पर बारिश हुई एंड इस टर्मिनल 1 का एक रूफ जो है कोलैप्स हो गया, पिलर नीचे गिर गया एंड ये कैब के ऊपर गिरा। कैब में कैब ड्राइवर की मौत भी वहां पर हो गई। अब जरा खुद सोच के बताओ कि लास्ट टाइम आपने लंदन में, अमेरिका में ऐसी खबर कब सुनी थी? गुवाहाटी का एयरपोर्ट जो कि एक्चुअली बॉस चलाते हैं यहाँ पे, उस एयरपोर्ट ने भी 1-2 बारिश होते ही यहाँ पर पूरे अपने दम तोड़ने का काम कर दिया। गुवाहाटी एयरपोर्ट में पानी भर गया था बुरी तरीके से एंड इसकी बहुत सारी वीडियोस भी हमने यहाँ पर देखी। इनफैक्ट ये सब कुछ छोड़ दो, इनके हिसाब से धर्म का सबसे बड़ा कैपिटल अयोध्या में रिसेंटली एयरपोर्ट बना एंड उस एयरपोर्ट की हालत ऐसी हो गई कि 2 साल के अंदर एयरपोर्ट की छत में से पानी लीक होना शुरू हो गया एंड इसकी भी वायरल वीडियो इस बार हमने सीजन के अंदर देखी। मतलब दिल्ली से लेकर, सूरत से लेकर एंड अयोध्या, सारे एयरपोर्ट्स की यही हालत है। लेकिन अर्नब भाई साहब को ये लगता है कि भैया मैं तो डेवलपिंग कंट्री में आ चुका हूँ, लंदन वो तो बहुत पीछे रह गया यहाँ से। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ये भी खबरें सुनने को मिल रही थी कि मोदी जी ने रिसेंटली जो एयरपोर्ट्स यहाँ पर उद्घाटन किए थे उनके अंदर कोई फ्लाइटें ही नहीं उड़ती हैं। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश के अंदर थे एंड उत्तर प्रदेश में एक जेवर एयरपोर्ट भी है जो पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर बनता ही चला जा रहा है एंड अभी भी दिसंबर में चालू होने वाला है या फिर नहीं, किसी को इसके बारे में यहाँ पर नहीं पता है। लेकिन ना जीना मजाल है, अर्नब गोस्वामी इनके बारे में बात नहीं करेगा। उसके हिसाब से हम यहाँ पर लैंड करते हैं और एकदम से डेवलप बन जाते हैं। इनफैक्ट एयरपोर्ट्स छोड़ दो, एयरलाइंस की रैंकिंग यहाँ पर सामने आई थी एंड इसमें जो इंडिगो की रैंक थी वो वर्स्ट एयरलाइंस में से यहाँ पर थी। 103 रैंक थी इंडिगो एयरलाइंस की 109 में से। ये हालत है हमारे एयरलाइंस की भी और ये हालत है हमारे एयरपोर्ट्स की भी। एंड इसके बाद हमारे देश की मीडिया ये नैरेटिव सेट करना चाह रही है कि मोदी जी जब से आए हैं एयरपोर्ट्स इतने अच्छे बन चुके हैं कि भाई वाह वाह हो रही है यहाँ पे। देखो, मैं फिर से बात बोल रहा हूँ कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन तब पोटेंशियल है जब सब लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे। अगर मीडिया अपना काम इस बेईमानी से करेगी तो डेफिनेटली हम कभी भी डेवलप नहीं बनने वाले। हम रियल इश्यूज के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, रियल इश्यूज को कभी एड्रेस नहीं किया जाएगा, डिबेट्स नहीं होंगी उसके ऊपर एंड नेता तो आराम से बैठे रहेंगे भैया, क्योंकि उनकी तो फितरत ही यही है कि जब तक जनता हल्ला ना मचाए तब तक कोई काम ना करो, जब तक कोई इलेक्शन ना आए तब तक 2 रुपए खर्च ना करो रोड के ऊपर। अब अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों की प्रॉब्लम यही है, इनको नैरेटिव तो पूरा सेट करना है कि हमारा देश डेवलप्ड बन चुका है, हम इतने आगे निकल चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये देश में उल्टे सीधे असामाजिक तत्वों को और बढ़ावा देने का काम करते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री को मोदी जी भी अपना छोटा भाई बता चुके हैं। अब एक तरफ तो डेवलपिंग नेशन की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। धीरेंद्र शास्त्री जो कि ये कहता है कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, गोबर से इलाज, गौमूत्र से इलाज करता है, ऐसे बंदे को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। एंड प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ दिन पहले 10 दिन की एक पदयात्रा शुरू करी एंड भाई साहब सेकंड डे ही यहाँ पर बीमार पड़ गए। अब जब ये पदयात्रा शुरू हुई, गोदी मीडिया बहुत हल्ला मचा रहा था इसके ऊपर कि देखो धीरेंद्र शास्त्री छा गए, सनातन छा गया। लेकिन जब धीरेंद्र शास्त्री बीमार पड़े तो किसी ने इसके ऊपर बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, धीरेंद्र शास्त्री अपने आप को कहते हैं कि वो फ्यूचर देख सकते हैं। अगर बाबा फ्यूचर देख सकते हो तो अपनी बीमारी को क्यों नहीं देख पाए, क्यों आखिरकार वहां पर जाके बुखार में पड़ गए। दूसरी चीज, धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि गौमूत्र और गोबर से इलाज हो जाएगा सब चीजों का, लेकिन जब धीरेंद्र शास्त्री खुद बीमार पड़ते हैं तो क्या वो गोबर गौमूत्र खाते हैं या फिर पैरासीटामोल खाते हैं? अल्टीमेटली साइंस ही यहाँ पर जीतती है हर चीजों में, चाहे किसी बाबा की बात करो या फिर किसी पॉलिटिशियन की बात करो। लेकिन इन लोगों का जो वोट बैंक है वो ऐसी बातों से चलता है एंड गोदी मीडिया ऐसी बातों को प्रमोट करता है। एंड बाकी सब कुछ छोड़ दो, जब धीरेंद्र शास्त्री बीमार पड़ गए तो ये बातें शुरू होने लग गई कि धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि वृंदावन में, मथुरा में अल्कोहल नहीं बिकनी चाहिए पब्लिकली एंड इसको लेकर के अब सड़क पे तमाशा देखने को मिल रहा है। दक्ष चौधरी नाम का हिंदुत्व एक्टिविस्ट अपने आप को कहता है, जो कि इस टाइम पर वृंदावन में पहुंचा हुआ है एंड वृंदावन में जो दारू की दुकानें हैं, ठेके हैं, उनको शटर डाउन कर रहा है, उनको बंद कराने का काम कर रहा है, क्योंकि यहां से बाबा जी की यात्रा निकलने वाली है एंड बाबा जी ने ये बात बोली है कि वृंदावन में नहीं बिकनी चाहिए दारू।
बड़ा मालिक को शराब का ठेका नहीं चलेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जितने भी मसला के मथुरा वृंदावन वालों, तुम खुद ये चीज देखो कि इस पावन घटी में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ पे ठेके चल रहे हैं। ये है कुछ ग्लिम्सेस हमारे डेवलप्ड कंट्री के। डेवलप्ड कंट्री में इस तरीके से लोग निकल के शराब के ठेके खुद ही बंद कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब कोई टेंशन ही नहीं, पुलिस को कोई इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं, हम अपना काम खुद ही कर देंगे यहाँ पे। अब जरा खुद बताओ कि कौन सी डेवलपिंग कंट्री में इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर लोग हाथों में ले रहे हैं। लेकिन नहीं, मीडिया यहाँ पर नैरेटिव सेट कर रहा है कि हम डेवलपिंग कंट्री बन चुके हैं। लाखों लोग उन बातों में आ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग तो मेरे अराउंड बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ये हिंदुत्व एक्टिविस्ट इन ठेकों को बंद कर रहे हैं वृंदावन में। लेकिन इन दक्ष जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सर आप एक बात बताओ, ये ठेकों का जो लाइसेंस है ये कौन देता है? कांग्रेस देती है, समाजवादी पार्टी देती है, आरजेडी देती है या फिर आम आदमी पार्टी देती है? ये वहां की लोकल सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट किसकी है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है ना सर वहां पे। अब एक तरफ ये हिंदुत्व एक्टिविस्ट दक्ष चौधरी एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी वही है, तो वहीं पर सपोर्ट ये दिखाएंगे भी जाकर के। लेकिन जब आप उनको सपोर्ट करते हो, उनकी सरकार को सपोर्ट करते हो, तो आखिरकार ठेकों को खुद बंद यहाँ पर क्यों कर रहे हो? उनकी सरकार ने ही इन ठेकों को लाइसेंस दिया है, उनसे जाकर ही सवाल पूछो। या तो अगर उनकी सरकार यहाँ पर लाइसेंस दे रही है तो उनको सपोर्ट मत करो, दोनों में से एक चीज करो सर। दोनों चीज डेफिनेटली यहाँ पर नहीं चलने वाली। अब ये कहा जाता है कि यूपी में बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ईज ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा हो चुका है यूपी के अंदर। लेकिन ये कैसा ईज ऑफ बिजनेस है? कोई बंदा यहाँ पर दारू के ठेके का लाइसेंस लेता है एंड उसके लिए डेफिनेटली एक लाइसेंस फी पे करी जाती है, सरकार उसमें बहुत भयंकर लेवल पर पैसा कमाती है। उसके बाद कोई बंदा यहाँ पर दारू बेचेगा, उस पैसे की रिकवरी करेगा, अपने पैसे भी कमाएगा, प्रॉफिट्स भी। ये सिंपल सी मैथ्स है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कुछ लोग आकर के उसके दुकान के शटर बंद कर देंगे जिस टाइम पर उसकी सेल का टाइम होगा। तो आखिरकार ये ईज ऑफ बिजनेस कैसे हुआ? सारे फ्रंट्स पे आप उठाकर देख लो, ये सब इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि डेवलप्ड कंट्री का एक बहुत बड़ा मार्कर होते हैं। ईज ऑफ बिजनेस, जगह पे अराजकता ना होना, एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे होना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना, ये सभी चीज इंडिया में इस टाइम पर देखने को नहीं मिल रही। फिर से मैं ये बात बोल रहा हूं कि सुपर पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, लेकिन इस टाइम पर कुछ भी ये सब चीजें देखने को नहीं मिल रही। बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। लेकिन दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे लोग लाखों लोगों को प्राइम टाइम पे रोज बेवकूफ बनाते हैं कह के कि हमारा देश डेवलप्ड बन चुका है। एंड बहुत सारे लोग इस चूरन को चाट करके ये सोचते हैं कि मोदी जी ने तो कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। अब देखो, अपना अपना काम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी का काम है दलाली करना, वो दलाली कर रहे हैं। एंड हमारा काम यहाँ पर है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, तो हम यहाँ पर वो चीज कर रहे हैं। लेकिन आप भी ऐसे में अपना काम जरूर करो। मैंने अर्नब गोस्वामी को एक्सपोज कर दिया है पूरे फैक्ट्स के साथ। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करने का काम करो एंड खुद बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या हम लोग डेवलपिंग हैं या फिर डेवलप्ड हैं? एंड आपको क्या लगता है कि हम लोग कैसे डेवलप्ड बन सकते हैं? पूरी तरीके से अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर निकाल डालो। आओ एक बढ़िया डिस्कशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेकार की बातें तो गोदी मीडिया कर ही रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।